नीरजा शर्मा हत्याकांड की गुत्थी अब भी उलझी हुई है। इस पूरे मामले में एक बेटी ने सरकारी अनुकंपा की नौकरी प्राप्त करने और संपत्ति के लिए अपनी ही मां की बेदर्दी से हत्या कर दी थी। मामा हमारे साथ हैं, राजेश कुमार जी। राजेश जी, कुछ समझ में आया क्या कुछ हुआ? सर, मुझे बड़ा दुख है सोशल मीडिया के बारे में कहना चाहूँगा। इस तरह से सोशल मीडिया ने प्रोपेगेंडा बनाया है पुलिस के द्वारा। अभी ये बार बार भांजी को टारगेट किया जा रहा है कि भांजी ने मारा है, भांजी ने कलेक्शन किया है, भांजी ने सुपारी दिया है, भांजी ने गाड़ी मैनेजमेंट की है। क्या एक अबोध 23 साल की बालिका गाड़ी मैनेजमेंट कर सकती है? सुपारी किलर हायर कर सकती है? क्या 4 किलर अलग से एक्स्ट्रा मैनेजमेंट कर सकती है? क्या इन सबकी खाने पीने की व्यवस्था कर सकती है? सबसे बड़ी बात ये आता है कि संपत्ति के लिए हाईलाइट कर रखा है अखबार, मीडिया, पुलिस के द्वारा केवल उस आयुषी को हिट कर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आयुषी जिस प्रॉपर्टी के लिए मानना बता रहे हो आप, वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की स्वयं की थी। वो लीगल राइट उसी का था। और कंडीशनली बात ये थी कि उसका भाई जो है वो 50% विकलांग था, तो प्रॉपर्टी तो अनायास ही उसको मिलने वाली थी। और जो चीज़ किसी को अनायास ही मिलने वाली है, उत्तराधिकार के रूप में वो मिलने वाली है, तो उसके लिए वो अपनी माँ को क्यों मारेगी? ये सत्य बात है कि उसने माँ को मारा, उसने कबूल किया कि लेकिन माँ को मरवाने में किसका हाथ है? किसको फायदा होने वाला था? 7 लाख रुपए कहाँ से आए? बेटी तो बेरोजगार है, भांजी बेरोजगार है। क्या भांजी 7 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकती है? एक अच्छा खाना पीने वाला आदमी भी 1-1.5-2 साल में जाके 7 लाख की सेविंग कर पाता है। तो क्या वो अकेली 7 लाख रुपए कहाँ से लेके आई? किसने फाइनेंस किया? किसने इन्वेस्टमेंट किया? कौन था व्यक्ति? किसको आवश्यकता थी प्रॉपर्टी की? बच्ची को तो ऑटोमेटिकली लीगल राइट से प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। तो बात ये आती है कि जिस तरीके से अकेली बच्ची को हिट किया जा रहा है, कहीं न कहीं ये राजनीतिक खेल चल रहा है। मुजरिमों को अन्य मुजरिमों को बचाने का नाजायज़ प्रयास किया राजेश जा जी, रहा मैं है। यही यही जानना चाहता हूँ। देखिए, आप नीरजा जी के भाई हैं, आयुषी के मामा हैं। कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे? सर, ज़ाहिर-सी बात है कि जब मेरी सिस्टर को मार दिया गया और मारने में जो अभियुक्त प्रमुख रूप से सामने आए, जिन्होंने कबूल भी किया है कि 14 करोड़ की संपत्ति के लालच में हमने मारा है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है 14 करोड़ की संपत्ति की आवश्यकता किसको है? बच्ची तो जयपुर रहती है, तो 5 बीघा ज़मीन को भोग कौन करता है मरने के बाद में? तो ये अनायास बात है, कहीं न कहीं जो अभियुक्त में के रूप में जो उसका मोहन और उसका बेटा बलराम सामने आए, तो संपत्ति की आवश्यकता किसको थी? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस ने जो हमारी भांजी आयुषी को जो पूर्ण रूप से टारगेट किया है, मीडिया के माध्यम से भी विभिन्न चैनल में लाखों चैनल विभिन्न तरह के लोकल और राष्ट्रीय स्तर के चैनल जो चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बात आ रही है कि एक बेटी ने माँ को मारा, बेटी बनी हत्यारिन। मैं ये कहना चाहता हूँ, मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि क्या आपने इस केस को ढंग से देखा? कि क्या आपने ये देखा कि एक बच्ची, ये सारा मैनेजमेंट क्या एक बच्ची की बस की बात है क्या? तो आपने कभी मेन अभियुक्त मोहन को और उसको बलराम को, जो अन्य लोगों को, मुलजिमों को जो संबंधित एजेंसी बचाने का प्रयास कर रही है, नाजायज़ प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से मैनेजमेंट फंडा चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्ची तो टूल्स थी। बच्ची को टूल्स के रूप में काम में लिया गया है। ना जाने उसके साथ ऐसा कोई गंदी हरकत की गई है, पता नहीं क्या उसके साथ में कोई शोषण किया गया है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, ये ईश्वर ऊपर वाला जानता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस एजेंसी है, उस दिशा की ओर बढ़े जहां वास्तव में जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी की आवश्यकता थी, जो हपस थी, जो भूख थी, जो लालच थी, वही व्यक्ति मुख्य मुलजिम बने, उसी को आजीवन कारावास मिले। ऐसा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। राजेश जी, क्या आपको अपने जीजा जी की मौत को लेकर भी संदेह है कि हो सकता है इसी गिरोह ने, इन्हीं लोगों ने मिलकर इस पूरे षड्यंत्र उनको भी जान से मारा होगा? सर, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से हमने प्रतापनगर थाने में एफआईआर पंजीबद्ध कराई थी, हमने बहुत ही सिंपल एफआईआर पंजीबद्ध कराई थी, जिसमें सिर्फ मात्र ये लिखा था कि 3 अभियुक्त जिनका नाम लिखा था, उनमें अभियुक्त के रूप में नहीं लिखा गया था। मैंने ये लिखा था कि मेरी बहन ऐसा कहा करती थी कि ये अमुक 3 आदमी मुझे परेशान करते हैं, मेरी बहन की दुर्घटना इस तारीख को हुई है, मुझे इस दुर्घटना में हत्या की आशंका है। इस सिंपल एप्लीकेशन के आधार पर जिस भारी मात्रा में जो अपराधी पकड़ में आए हैं, और जिस तरीके से 7 लाख रुपए देना, रेकी करना, तांत्रिक क्रिया करना, जिस तरीके से आया है, और विभिन्न तरीके से मेरी सिस्टर को मारने का प्रयास विभिन्न विभिन्न कदमों स्टेपों पे किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि प्लान बी होगा। तो प्लान ये क्या था? अगर जिया जी जिंदा होते तो प्लान बी सक्सेस नहीं होता। तो कैसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो विधवा मेरी बहन थी, उसको मारने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? बल्कि उसको सहारा देना चाहिए था। सहारा देते तो कहीं ना कहीं उनको भी आर्थिक लाभ प्राप्त होता। मानने की आवश्यकता कहाँ पड़ गई? तो जाहिर सी बात है कि 3.25 महीने से इसको अंडरग्राउंड रखा है मेरे जीजा जी को, और जिस दिन 9 तारीख को ने वो अस्पताल में भर्ती कराया है, 90% उनके बॉडी पार्ट डैमेज थे। तो इस घटना से देख करके अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर ये जांच को ढंग से तरीके से और नेविक हॉस्पिटल के अगर रिकॉर्ड को जब्त किया जाए और इसे पूछताछ की जाए कि 3.25 महीने किस जगह रखा, किसी अस्पताल में रखा नहीं, प्राइवेट जगह रखा है। जब आदमी बीमार है तो उसको प्राइवेट जगह रखने की आवश्यकता कहाँ है? उसको हॉस्पिटल भर्ती कराते हैं, घरों पर रखते हैं। और अचानक ही 90% पार्ट डैमेज व्यक्ति को आप अस्पताल भर्ती करा रहे हो, जिसके फेफड़े में पानी रखा भरा हुआ है दोनों फेफड़ों में। इसके अलावा लीवर 90% डैमेज है, हार्ट ब्लॉक भी 90% हो रहा है, बीपी लो नहीं हो रहा, और अंत में व्यक्ति की मौत हो जाती है।
उसको उसको वेंटिलेशन पर रखा जाता है ऑक्सीजन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिमाग में संदेह होना जायज़ है कि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे जीजाजी की मृत्यु में भी इन लोगों का प्रॉपर्टी के लालच में हाथ रहा होगा। जो खबरें आ रही है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में बढ़ रही है वो ये कह रही है कि अपने पिता की मौत के लिए आयुषी भी जिम्मेदार हो सकते हैं, भले ही वो टूल बनकर या किसी और से। क्या आप भी इसकी पूरी जांच चाहते हैं और इस बात को लेकर शक है? मुझे संदेह नहीं परंतु पूर्ण विश्वास भी है कि अगर पुलिस सही तरीके से जांच करे और बलराम के ऊपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करे तो निस्संदेह ही बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुलेंगे। हो सकता है उनकी जानकारी हमको भी ना हो। लेकिन आयुषी की भूमिका वाले सवाल सबसे बड़ी आ रही है। आयुषी की भूमिका इसमें रही है, ये तो उसने खुद ने कबूल किया है, पुलिस ने भी कबूल, पुलिस के सामने भी कबूल किया है। बात ये नहीं आती, बात ये आती है कि जो प्रॉपर्टी उसको अनायास ही मिलने वाली थी, इसके बावजूद भी वो क्यों मारेगी? जो संपत्ति मेरी खुद की है उसके लिए मैं विचार क्यों करूंगा? और कौन अपनी माँ को मारता है? आज तक इतिहास में मैं 44 एज का हो गया, मैंने किसी भी अखबार में आज तक ये खबर नहीं पड़ी कि एक बेटी ने माँ को मारा, एक बेटी ने पिता को मारा, एक बेटे ने माँ को मारा। लेकिन बेटी ने अपनी माँ को मारा ये मैंने आज तक ना कभी सुना, ना मैंने कभी देखा। पिछले अगर 2 से 1 साल की बात करूं, क्योंकि 2025 से ही आपके पास लगातार आयुषी कांटेक्ट में थी कि पिताजी की तबीयत खराब है, पैसे भेजिए, हर तरह की आपसे हेल्प भी मांग रही थी और घर के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले। क्या आपकी बहन के साथ कुछ अत्याचार, मारपीट, इस तरह की घटनाएं होती थी? मेरी बहन बताया करती थी कि उसकी पुत्री ने उनके साथ में विद इन 1 ईयर्स के अंदर कई बार मारपीट कर चुकी है। कई बार अड़ोसी पड़ोसी से हमने पड़ताल की अभी घटना के बाद में, तो उन्होंने बताया कि अपनी ये जो बेटी है ये जूस लेके आई थी एक दिन और ज़बरदस्ती मम्मी से करने लगी। मम्मी ने इसने मना कर दिया कि मैं जूस नहीं पीती, मुझे पसंद नहीं है, तो ज़बरदस्ती उसकी मुंह में डालने लगी। इस बात को उनको लेकर विवाद हो गया, उसने जूस पीने से मना कर दिया, झगड़ा बहुत चरम सीमा बढ़ गया। फिर वो निराश होकर के उसको गिलास को पटक के भाग गई। तो मेरी बहन को तो विश्वास ही नहीं था, इसलिए उसने जूस नहीं पिया। विश्वास होता तो पी लेती। तो पता ऐसा जहर होता है, कहीं ना कहीं उसने जूस में जहर मिला के या कोई अन्य हानिकारक पदार्थ मिला के लाई हो ताकि मतलब इसकी मृत्यु सहज भाव से हो जाए। तो ये लगता है कि दुर्घटना एक अंतिम असफलता होने के बाद में अंतिम हत्या के रूप में काम लिया हो। आप भाई भी हैं, मामा भी है इस पूरे प्रकरण में। क्या पुलिस की जांच सही दिशा में अब तक बढ़ती नजर आ रही है या आप किस और एंगल पर ढंग से जांच? पुलिस की जांच से मैं 60% ही सहमत हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि जब कृष्णा को पुलिस ने हिरासत में लिया, ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि कृष्णा ने ही गाड़ी के समस्त कागजात रिन्यू कराए हैं, दुर्घटना वाली गाड़ी के, जिस गाड़ी से दुर्घटना की गई है। तो उसको छोड़ना कहीं ना कहीं संदेह बढ़ता है। इसके अलावा बलराम को पकड़ में नहीं आना, 3 तारीख की घटना वो आज 11 तारीख हो गई, इतने 8 दिन तक बलराम को पकड़ में नहीं आना, तो कहीं ना कहीं संदेह बढ़ता जा रहा है। कि दूसरी बात ये आती है कि जब उसके पिता मोहन को 5 तारीख को पकड़ लिया गया, अगर मोहन की ढंग से कुटाई होती, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल पुलिस करती, तो उस बलराम की औकात नहीं है कि वो 5-6 तारीख को पकड़ में नहीं आता। 11 तारीख हुई कैसे? एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि सर ये जो कुछ वीडियो आए थे जिसमें तंत्र मंत्र के जरिए वश में करने की कोशिश की गई थी ताकि जैसा वो लोग चाहते थे वैसा आपकी बहन करे, क्या आप भी ये बात मानते हैं कि इस तरह का हुआ था? क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि उनकी मौत के 1 महीने पहले यही सब आरोपी घर पे इकट्ठे हुए थे और वहाँ तंत्र मंत्र की क्रियाएं हुई थी। शायद जिस तरीके से वीडियो मेरी सिस्टर ने मेरे पिताजी को भेजा, पिताजी ने मुझे भेजा, इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें वीडियो निकल के आया है। और आज के टाइम पे सोशल मीडिया में जो फुटेज ही होते हैं वो ही साक्ष्य के रूप में रहते हैं। तो जो घटना हुई है वो तो फुटेज में दिखाई दे रही है, तो वो तो घटना एडिटिंग तो है नहीं, वो तो डीवीआर में समाहित हुई है, तो वो तो घटना ओरिजिनल ही है। तो सबसे बड़ी बात आती है तांत्रिक क्रिया को रूप देना। तो हो सकता है किसी ने आश्वस्त किया हो कि तांत्रिक क्रिया गुड्डा से अगर आप ये करते हो तो आपकी मैं गारंटी लेता हूँ कि हो जाएगी। तो कोई ना कोई प्रोफेशनल तांत्रिक इसमें शामिल हो सकता है, तो उस प्रोफेशनल तांत्रिक को भी गिरफ्तार किया जाए। अगर इन सभी की अगर ढंग से थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रोफेशनल तांत्रिक को भी गिरफ्तार किया जाए, उसे जेल भेजा जाए। देखिए, राजेश शर्मा हैं जो कि मृतक नीरजा के भाई भी हैं, आरोपी आयुषी के मामा भी हैं। तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सख्त तरीके से हो तो शायद इस पूरे मामले को सही निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन थे। पड़ोसी भी हैं, जो उनके रिश्तेदार भी हैं, हमारे साथ हैं, वकील हैं जो इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। तो मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करता हूं। चंद्र प्रकाश जी, क्या कुछ अब तक प्रोग्रेस आपके हिसाब से कानूनी तरीके की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पुलिस तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आरोपी को, मेन आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है। जी देखिए, अभी तक जो मुख्य आरोपी है बलराम, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही है, पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। और दूसरी बड़ी बात है कि आयुषी शर्मा के पास में ये 7 लाख रुपए कहाँ से आए, क्योंकि अकेली आयुषी इतने बड़े पैसों का इंतजाम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो तो अभी LLB की स्टूडेंट थी। तो यहाँ पर ये भी एक प्रश्न है, ये भी हमें संदेह है
कि उसने किस प्रकार से ये व्यवस्था करी, किस प्रकार से पूरी इस षड्यंत्र का यही जानना चाहते हैं वो 7 लाख रुपए आए कहाँ से आपके हिसाब से? अब तक आपकी जो सूचना है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है? जी हाँ, देखिए पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ, और यहाँ पर देखिए बलराम शर्मा और उसका पिता जो है मोहन शर्मा, इनकी इस घटना के अंदर मुख्य भूमिका रही है। पुलिस ने जो है अभी तक केवल औपचारिक जांच की है, और औपचारिक जांच के बाद में उस अभी तक मुख्य आरोपियों तक वो पहुंच नहीं पाई। वो भी तो रिश्तेदार ही है नीरज जी के। देखिए नीरज जी के रिश्तेदार तो हैं, लेकिन उनका मुख्य मकसद जो है वो रिश्तेदारी निभाना ना होके यहाँ पर उनकी संपत्ति को हथियाना था, और उन्होंने जो है आयुषी को मोहरा बनाया है, क्योंकि आयुषी जो है उसको टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और किसी न किसी तरीके से वो उनकी जो है संपत्ति को हथियाना चाहते थे, और इसके लिए तांत्रिक क्रिया का भी उन्होंने सहारा लिया था। तंत्र मंत्र के द्वारा भी जो है उन्होंने उसकी माँ को वश में करने का, माँ को मारने का प्रयास किया। जब वो असफल हो गए तब उसके बाद में उन्होंने गाड़ी के द्वारा कुचलवाकर उसको मार दिया। एक आखिरी सवाल आपसे भी, आयुषी और दूसरे जो आरोपी हैं उनसे जांच हो रही है कि उन्होंने नीरज शर्मा को किस तरह से मारा था। क्या उनके पिता की मौत पर आपको भी संदेह है, जैसा कि राजेश जी भी बता रहे थे? क्या उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए ताकि कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई आए? जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो आयुषी शर्मा के पिता हैं विजय वशिष्ठ, उनकी जो मौत है वो बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। उन्हें 2025 में ब्रेन ट्यूमर जो है उसको हो गया था। नेविक अस्पताल गोपालपुरा बाईपास में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट में काफ़ी हद तक डॉक्टर्स को सफलता मिल गई थी, 90% रिकवर हो गए थे, लेकिन वहाँ पर आयुषी शर्मा और बलराम शर्मा इन दोनों ने मिलकर जो है ज़बरदस्ती वहाँ से अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर उन्हें किसी प्राइवेट निजी जगह पर उन्हें जो है वहाँ पे भर्ती करवा दिया, और ये जो है उस किराए के मकान में वो ले गए, और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाया, और लगभग कुछ महीनों बाद में परिवारजन के पास उनका एक मैसेज आता है कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, आईसीयू में एडमिट है, आप नेविक अस्पताल आइए। जब परिवारजन नेविक अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको जो हमने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की थी वो दवाइयाँ और वो ट्रीटमेंट ढंग से नहीं मिला। इस वजह से दोनों फेफड़े ख़राब हो गए हैं, लंग्स में पानी भर चुका है, और अब जो है इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। तो कौन है इसके लिए दोषी? कौन नहीं होने दे रहा था उनका बेहतरीन तरीके से इलाज? देखिए मुख्य रूप से बलराम शर्मा, उसके पिता मोहन शर्मा, और बलराम की जो माँ है वो, ये इसमें मुख्य सूत्रधार हैं, आयु किसी की सास। जी, तो ये मामा हैं और ये पड़ोसी भी हैं, वकील भी हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब पुलिस पर ये डिपेंड करेगा कि कितनी निष्पक्षता से इस पूरे मामले की परत दर परत जोड़ती है। और सबसे बड़ी बात है, ये कह रहे हैं कि यदि पुराने प्रकरणों की भी जांच की जाए, यानी कि आयुषी के पिताजी की मौत की भी जांच की जाए, तो इस घटना में काफ़ी कुछ बातें और भी सामने निकल कर आ सकती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।